वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए करेंट अफेयर का ये क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इन प्रश्नों में आपको कितने उत्तर पता है और क्या इसके तथ्य हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का पहला प्रश्न। तो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया है कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण को, जी हाँ बिजली वितरण को, जी हाँ डिस्कॉम, नोट कर लीजिएगा इस कंपनी का नाम, इसके बारे में आपको बताऊंगा। डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी। तो ये आपको मैं एक चीज़ कल भी क्लियर किया था कि सीतारमण जो है हमारी वित्त मंत्री हैं। पहला चीज़ तो आप यहाँ से एक नोट कर सकते हैं मुख्य बिंदु। दूसरा चीज़ ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि ये बिजली विभाग को, जी हाँ जो कि बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, उसमें डिस्कॉम ये कंपनी है, ठीक है। इनको 90,000 करोड़ रुपए का राशि क्या करेंगे ये लोग, तो डोनेट कर रहे हैं। जी हाँ क्यों, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था ना बिगड़े और देश में यहाँ पे बिजली की संकट कभी ना आए आगे, इसलिए। दूसरी चीज़ है उन्होंने ये बताया है कि बिजली वितरण जितनी भी कंपनियां हैं उनको हाल ही में लेनदारी एवं जो भी उसकी एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि बिजली जितने भी आपके बिल आते हैं उसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम दिया जा रहा है कि लेनदारी एवज में 2 समान किस्तों को नकदी उपलब्धि कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो कंपनियां होती हैं जैसे कि पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन पीएफएससी, नोट कर लीजिएगा इसका नाम पीएफसी जो है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी है ना, ये जो है इनकी राशियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें जो वितरण कंपनी है बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियां उनके बकाये का भुगतान भी कर सकेंगी इन 90,000 करोड़ रुपए से। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से ये सफिशियंट है। मेन पॉइंट है यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जी हाँ नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल का लॉन्च किया है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता चुका हूं, होप पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो आपको इसका आंसर करना है वो कौन सी राज्य सरकार है। बिल्कुल याद रखिएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने यहाँ पे बताया है सचिवालय मंत्रिमंडल के साथ कि जी हाँ होप पोर्टल को लोकार्पण किया गया है। यानी कि होप को यहाँ पे जो है एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे वो बेरोजगार छात्र जो कि अपनी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर पाएंगे और नौकरी के जुगाड़ में लग जाएंगे और उत्तराखंड से जुड़ेंगे। वो प्रदेश से बाहर रह रहे हैं जितने भी प्रवासी हैं उत्तराखंड के, वो भी एकजुट हों और यहाँ पे उत्तराखंड में जाके अपनी नौकरी भी कर सकेंगे। उनके लिए रोजगार के यहाँ पे रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होती है, तो ये होती है दोस्तों देहरादून। याद रखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून, कुछ पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैलने के बारे में जानकारी दी है। तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के संपर्क में आने पे जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे कोविड-19 के संपर्क में आ रहे हैं उनमें कावासाकी रोग जैसे लक्षणों के असामान्य बीमारी फैलने की जानकारी दी है। तो ये कौन से देश ने जानकारी दी है दोस्तों, तो बिल्कुल जिस देश ने सबसे ज़्यादा इसकी मार झेली है वो है दोस्तों इटली। नोट कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे इटली हो जाएगा। लेकिन उत्तरी इटली के क्षेत्रों में जो कि क्षेत्र है इसका दोस्तों बेरगामो, ये नोट कर लीजिएगा, सिटी का नाम है बेरगामो है ना, GAMO, ठीक है। बेरगामो क्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि जो बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षण दिखने को मिले हैं और वैसे बच्चे जिसको कि कोविड-19 के संपर्क में आ चुके थे और असामान्य बीमारी के तौर पे इसको ज़्यादा तेजी से फैलते हुए देखा जा रहा है। लगभग 30 गुना वृद्धि देखी गई है। जी हाँ 30 टाइम्स ये वृद्धि देखी गई है। कौन से
तो कावासाकी रोग की ये एक तरह का नया बीमारी है वहाँ बच्चों में, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति शरीर में रक्त वाहिका का सूजन हो जाना, बुखार, हाथ पैर कांपना, होठ फूलना, गले का सूजन होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कावासाकी रोग में भी देखी जाती है। और यह रोग मरीज के लिए हृदय के सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होता है, यानी कि हार्ट अटैक भी बहुत जल्दी आ सकता है अगर ये रोग फैलता है तो ये बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक खतरनाक बीमारी और फैल सकती है इस कोविड-19 के जाने के बाद, या फिर इसके चलते कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए, इटली इज द राइट आंसर। इटली की राजधानी होती है दोस्तों रोम, ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में ये डिसाइड किया है एक ऐसा मशीन का जो कि कोविड-19 की जांच के लिए ये हमारे राष्ट्र यानी कि देश को समर्पित किया जाएगा। उसका नाम क्या है? बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, कोबास 6800 यानी कि 6800। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसमें कि सरकार ने कोविड-19 जैसे मरीजों की जो जांच हो रहे हैं उसमें खरीदा, और इसे राष्ट्र को रोग नियंत्रण केंद्र के कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक मशीन मानी जा रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसी प्रशिक्षण मशीन है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रशिक्षण मशीन है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जिसे सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। जी हाँ, ये खरीदा गया है सरकार ने जी हाँ देश के लिए, कि यहाँ पे इसके द्वारा जो बहुत तेज़ी से हम लोग टेस्टिंग कर पाएँ, और टेस्टिंग करने के अलावा इसके ऊपर जल्दी से हम लोग कंट्रोल भी कर पाएँ। इसलिए ये रोबोटिक्स है, ये एक तरह से रोबोटिक मशीन है ये, जिसकी क्षमता जो है दोस्तों कम से कम यहाँ पे उन स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी करने को चेक जिनकी आशंकाएं कम रहती हैं संक्रमित होने की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं तो उनको ये मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि NCDC, जी हाँ, इसका पूर्ण रूप है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि ये माफ़ कीजिएगा, ये जो 1 लाख से अधिक जो जहाँ पे चेकिंग हो रही है प्रतिदिन, 1 लाख से अधिक टेस्टिंग, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको भेजी जाएंगी कोबास 6800, ठीक है। तो ये एक अपडेट था यहाँ से दोस्तों, आंसर सी कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत अभियान द्वारा दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वंदे भारत अभियान दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा इट्स सी, 22 मई तक। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी, 22 मई तक चलेगा दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के चलते वैश्विक महामारी हो रही है पूरे विश्व भर में, जिसमें कि हमारे देश में भी जो बाहर विदेशों में फंसे भारतीय हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत वापस आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं जिनको यहाँ पे भारत लाया जा रहा है, जो कि दूसरे देशों में कहीं ना कहीं फंसे हुए, और ये वंदे भारत अभियान द्वारा चलाया गया है और इन लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। और दूसरा चरण अभी 16 से लेकर कब तक? तो 22 मई तक चलेगा। ये एक अपडेट है यहाँ से, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके दौरान करीब 149 उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। अभी तक टोटल 149 उड़ानें जो है वो भरी जा सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक अपडेट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन करने में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने के हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ का यहाँ पे पैकेज का घोषणा किया था? तो ये तो सभी को पता होगा, अभी इस पर बहुत सारे मेम भी बन रहे थे, है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 12 मई को अपने एक संबोधन में, जी हाँ, देश को समर्पित किया है करीब 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये 20 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, ये 10% हिस्सा जो है ये भारत का जीडीपी में सुधार कर सकता है, ठीक है। ये 10% जो है भारत की जीडीपी में सुधार कर सकता है। और यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत बनने का एक अहम फैसला लिया गया, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने संबोधन में इन्होंने कहा है, मोदी जी ने, कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये आपको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत की जीडीपी में सुधार में दी जा सकती है और ये हिस्सेदारी इसकी बन सकती है।
उन्होंने कहा है कि इसके जरिए देश में विभिन्न वर्गों में जैसे कि आर्थिक कड़ियां हैं जोड़ने के लिए, उन पर बल देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषणा करने के बाद दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जिसे जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये, जहाँ पे ये 20 लाख करोड़ का जो हिस्सा है ये उन बड़े देशों में शुमार हो गया है अब यहाँ पे इंडिया का नाम, जिसमें कि इतना बड़ा हिस्सा उनके जीडीपी के सुधार में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने feedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, इट्स अ चाइना। नोट कर लीजिएगा, चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन में के बीच पहली बार आयोजित होने वाली feedchess.com, नोट कर लीजिए, feedchess.com जो है ये इसका खिताब जो है उन्होंने अपने नाम किया है। ये एक्चुअली क्या शतरंज की गेम है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, शतरंज का खिताब है 6 टीमों के बीच। इसमें भारत को 5वां स्थान मिला था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत जो है वो 5वें स्थान पे था और चाइना यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अमेरिका को यहाँ पे 2-2 से ड्रॉ कर लिया मैच यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने अमेरिका ने अपना स्थान जो है जी हाँ ड्रॉ कर लिया था 2-2 से, तो अमेरिका को दूसरे स्थान पे रखा गया इस गेम में। और उसके बाद तीसरे स्थान पे रहा यूरोप, जी हाँ पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट। और फिर तीसरे स्थान पे रहा दोस्तों रशिया, और चौथे पे रशिया रहा, और 5वें पे भारत रहा। ठीक है, तो ये सारा टीम का ब्यौरा था। और यहाँ पे भारत को 5वां और शेष टीम को 6ठे स्थान का यहाँ पे दर्जा मिल सका था। ठीक है, तो ये अपडेट याद रखिएगा, नंबर्स पूछ सकते हैं एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के लिए माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? चलिए, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली इंटीग्रेटेड हाउ मेनी मंडीज विद द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM। तो बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा C 177 177। जी हाँ, एकत्रित की गई मंडियों में सबसे ज़्यादा गुजरात का रहा 17 मंडियाँ, उसके बाद उससे ज़्यादा रहा हरियाणा का, जी हाँ 26 मंडियाँ, उससे ज़्यादा रहा महाराष्ट्र का, जी हाँ सबसे ज़्यादा रहा महाराष्ट्र का 54 मंडियाँ। ठीक है, और उड़ीसा में 15, तमिलनाडु में 13, राजस्थान में 1, बंगाल का 1, ठीक है राजस्थान का 25, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर का 1 है, बंगाल का 1 है और केरल के 5 हैं। तो इन सभी को मिला के यहाँ पे कुल 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ भी किए गए हैं देश भर में। ये जो ENAM से, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ENAM से एकत्रित किया गया इसको, जिसमें कि 1.6 करोड़ है ना किसान जो हैं इनको सीधा फायदा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1.30 लाख जो है दोस्तों व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट भी इसमें शामिल थे। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में ENAM भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। ये याद रखिएगा, भारत की एक सफल और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसके जरिए ऑनलाइन मंडियों को ओपन करने की यहाँ पे कवायद की गई, जिसमें कि हर स्टेट ने अपने अपने देश में अपने अपने राज्यों में मंडियाँ खोली, जो कि संख्याएं मैंने आपको बताई यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान, इनसे पहले कमलनाथ हैं, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हैं शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे का कर दिया है? तो बिल्कुल 8 घंटे से बढ़ाकर अब ये 12 घंटे का काम हो गया है। यहाँ कारखानों में जो लोग काम करेंगे वो 8 घंटे नहीं अब 12 घंटे काम कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने का मकसद से विभिन्न कदमों का घोषणा करते हुए कहा गया है कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की पाली जो है 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी जाए। ठीक है, और जितने भी औद्योगिक यहाँ पे गतिविधियाँ हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो खासकर इंदौर में जो क्षेत्र है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है इसका मध्य प्रदेश का,
और इनके जितने भी कारखाने हैं, रोजगार हैं, वहाँ पे अवसर देने की बातें की गई हैं, अवसर देने की वृद्धि करने की बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदार अर्थात बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का 30 दिन के साथ यहाँ पर 30 दिन के स्थान पर अब 1 दिन देना होगा। ठीक है, तो ये जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ पे इनको बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा काम करें आप लोग यहाँ पे, और जितने भी नई कंपनीज़ हैं वो बन रही हैं उनको रजिस्ट्रेशन अगर देना है तो 30 दिन के बदले आप 1 दिन में ही करके दे दें। तो ये एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इन्होंने ये फैसला लिया है कोविड-19 को लेकर। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बिल्कुल, तो वो एक इतिहासकार थे, नोट कर लीजिएगा, हिस्टोरियन थे यानी कि इतिहासकार थे। जी हाँ, यूरोपीय और रशियन, जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन और रशियन इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ भी इनको माना जाता था। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग में प्रोफेसर भी थे और चाइना के सेंटर में निदेशक भी रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, जो कि कोलकाता में है, उसके निदेशक के रूप में भी इनको कार्यरत करके रखा था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक किए थे ये शंकर वासुदेवन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो वो संबंधित है इतिहासकार से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, जो कि सारे करेंट अफेयर आपको कवर अप कराया गया। और आज का ये करेंट अफेयर आपको 11 मई से 17 मई के बीच का जितना भी अपडेट था वो दिया गया है। ऐसे बीच बीच में आपको मैं हर वो अपडेट देता रहूँगा। 18 मई का करेंट अफेयर भी इसमें डाला गया, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो लगातार आप हमारे साथ सुबह 4 बजे जुड़े रहिएगा। जी हाँ, मॉर्निंग में 4 बजे ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप सुबह नहीं भी देख पाते हैं तो जब भी उठे तो एक बार ज़रूर करेंट अफेयर का ब्रशअप जरूर कर लें। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।